हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास जो हमारा है अभी चल रहा है हमारा क्या पीजीटी कॉमर्स का एमसीक्यू। आज हम लोग कर रहे हैं चौथे दिन में एमसीक्यू, है ना, मिक्स एमसीक्यू जो आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। चलिए, एग्जाम से रिलेटेड भी है और इंपॉर्टेंट भी। चलिए आप तो कहाँ चलते हैं, चलते हैं क्लास में। आइए जी, देखिएगा। आइए, सबसे पहले क्या करना है सर, हमको कर लेना है कॉमर्स वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलने वाला है सर, यहाँ पे आपको मिलेगा सारा पीडीएफ जो मैं अभी कराऊंगा क्वेश्चंस, उसके पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएंगे, है ना। और इसके साथ साथ बस आपको कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको ये सारा पीडीएफ और सारा आपका कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्स हैं स्टेट लेवल की, उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। नहीं जी, कोई दिक्कत है इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए, ये हमारा पीजीटी कॉमर्स अकाउंटेंट मिक्स टाइप क्वेश्चन डे 4, है ना। आइए, क्वेश्चन नंबर पहला, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, क्या क्या। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कह रहा है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज बेस्ड ऑन री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन। देखिए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपने पढ़ा है सर, बिल्कुल पढ़ा है हमने। किसमें पढ़ा है सर, कैपिटल ये बजटिंग में। और कैपिटल बजटिंग की बात अगर हम करें तो ये कह रहा है जो भी इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं, कैपिटल बजटिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जी सर। तो जो भी इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं उसका कुछ ना कुछ रिटर्न हर साल हम लोग को आते रहता है। तो वो जो रिटर्न में हर साल आते रहता है उसका भी हम लोग क्या कर रहे हैं सर, उसका भी हम लोग री इन्वेस्टमेंट करते हैं। नहीं, फॉर एग्जांपल मान लो कि 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब उसका रिटर्न हमको 5 साल में आना है, तो 5 साल में क्या अचानक 5 साल में सारा पैसा आएगा या ईयर वाइज आएगा सर, हर साल भी पैसा आ सकता है। तो मान लेते हैं कि हर साल हमको 2.5 लाख रुपए करके आ गया, ठीक है। तो जो वो 2.5 लाख रुपए आएगा उसका हम क्या करेंगे, उसको इन्वेस्ट फिर करेंगे कि नहीं, कि उस 2.5 लाख रुपए को रख देंगे एक साइड में कोने में, बोलेंगे भैया साइड में कोने में रख दिए, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, तो उसको इसीलिए कहा गया है कि मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो बेस्ड है किस पे, री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन पे बेस्ड है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है। दूसरा कह रहा है स्टेटमेंट, वैल्यू एडिटिविटी प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल इन एनपीवी। क्या बात कर रहे हो यार, वैल्यू एडिशन का मतलब क्या हुआ सर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बात तो करता ही है नेट प्रेजेंट वैल्यू, है ना जी। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, यानी पहला सही और दूसरा गलत, पहला सही और दूसरा गलत, यानी कि थर्ड नंबर क्या हुआ, थर्ड नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वैल्यू ऑफ द फर्म इज इन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज मेजर्ड बाय। भाई साहब, फर्म का जो वैल्यू है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में वो किससे मेजर करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड क्या फ्यूचर प्रॉफिट से। किससे मेजर करते हैं, फ्यूचर प्रॉफिट से, कि भाई फ्यूचर हमारा जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट्स होगा उसका आज का वैल्यू क्या होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड थ्योरी के अनुसार द फर्म शुड फॉलो इट्स एन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। फर्म को क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ एक्सेप्टिंग ऑल पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स, जितने भी नेट प्रेजेंट वैल्यू के पॉजिटिव प्रोजेक्ट है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, एंड पेइंग आउट डिविडेंड, डिविडेंड को पे करना चाहिए इफ एंड इफ ओनली फंड्स आर अवेलेबल। अगर फंड्स अवेलेबल है तभी डिविडेंड दो, नहीं तो फिर डिविडेंड नहीं देना चाहिए। तो ये थ्योरी जो है वो किस थ्योरी में कहा गया, तो ये देखिए भाई साहब, ये है रेसिडुअल थ्योरी। कौन सा थ्योरी है, रेसिडुअल थ्योरी। रेसिडुअल थ्योरी में क्या कहा गया कि भैया पहले सारा का सारा इन्वेस्टमेंट में लगाइए जितने नेट प्रेजेंट वैल्यू के से रिलेटेड ऑल एंड पॉजिटिव जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर आप पैसा इन्वेस्ट करिए, फिर पैसा अगर कुछ बचता है, फिर कुछ डिविडेंड बचता है, तो फिर आप क्या करिए, डिविडेंड फिर पे करिए, अदरवाइज डिविडेंड पे करने की जरूरत नहीं है। दैट्स कॉल्ड रेसिडुअल थ्योरी। किस क्या बोलते हैं उसको, रेसिडुअल थ्योरी। चलिए अब आ जाते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 4 में। मैच करना है, क्या करना है, मैच करना है। आइए, मैच द लिस्ट विद द लिस्ट टू। तो बात करते हैं मार्केट रिस्क। तो मार्केट रिस्क क्या होता है भैया, आइए देखते हैं। तो मार्केट रिस्क होगा कि वेरिएशन इन द प्राइस, किसमें सर, वेरिएशन इन द प्राइस ऑफ स्पार्क ऑफ ड्यू डेट टू रियल सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इवेंट्स की वजह से। फाइनेंशियल रिस्क किस पे होगा सर, फाइनेंशियल रिस्क होगा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ फर्म, सर डेट और इक्विटी किस हिसाब से हम लिए हैं उसके हिसाब से नहीं। और एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क हो जाएगा आपका ये arises due to the operating conditions, है ना, ऑपरेशन के दौरान जो रिस्क होता है उसके द्वारा बाई कंडीशंस थ्रस्ट अपॉन फर्म विच आर बियॉन्ड इट्स कंट्रोल, जो फर्म के कंट्रोल के बियॉन्ड है। फर्म के कंट्रोल के अंदर हो गया इंटरनल रिस्क, लेकिन फर्म के कंट्रोल के बियॉन्ड हो गया एक्सटर्नल रिस्क। अब देखिए, ये देखिए नेक्स्ट कौन सा, ये हो जाएगा एसोसिएटेड विद द एफिशिएंसी व्हिच अ फर्म कंडक्ट्स इट्स ऑपरेशन विद इन द ब्रॉडर एनवायरनमेंट इंपोज्ड अपॉन इट। तो क्या हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का 2, डी का 1, यानी कि सेकंड नंबर। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें जी सर। आइए, कह रहा है पकिंग ऑर्डर थ्योरी इज फाइनेंस्ड इज बेस्ड ऑन द असर्शन ऑफ, कौन सा किस पे बेस्ड है, बोल रहा विद में पैकिंग एंड ऑर्डर सिद्धांत दावे पर आधारित है। किस पर भैया? असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन बिटवीन मैनेजर और इन्वेस्टर्स। ये हमने जब पढ़ा था तो वहां पढ़ा था कि असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होता है मैनेजर और इन्वेस्टर्स के बीच में, पकिंग ऑर्डर थ्योरी में नहीं जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्या कह रहा है? अरेंज द फॉलोइंग आइटम स्टेजेस ऑफ कैपिटल बजटिंग इज द करेक्ट सीक्वेंस। अब देखो एक बात बताओ यार, जब हम कैपिटल बजटिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो हम कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना, क्या डिसीजन होगा, उसका एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? प्रोसेस होता है। तो बात अगर हम सबसे पहले करें, हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल कहां कहां है, कहां कहां इन्वेस्टमेंट है, हम रिटर्न कहां मैक्सिमम हमारा आ सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन करेंगे पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट का, तो यानी कि पहला नंबर। उसके बाद क्या करेंगे? बहुत सारे जो प्रोजेक्ट होंगे उसको हम असेंबल करेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड्स का, भैया कौन कौन सा मेरे पास कहां कहां हमको मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड असेंबलिंग ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड्स। ये हो गया तीसरा। फिर उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि भैया हमको यहां इन्वेस्ट करना है और यहां इन्वेस्ट नहीं करना है, और उस बेसिस पर हम क्या करेंगे? प्रिपरेशन करेंगे, कैपिटल बजट और एप्रोप्रिएशन कैपिटल बजटिंग टेक्निक लगा के प्रिपरेशन करेंगे, और फाइनली फिर उसका इंप्लीमेंट हम कर देंगे। यानी कि ए बी सी और फिर ई और डी, ए बी सी ई और डी, यानी कि 4 नंबर। ठीक है जी। चलिए तो हो गया आपका ये आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है is the percentage discount rate used in capital investment appraisals which brings the cost of a project and its future cash inflow into इक्वली। तो भैया भाई साहब इसको बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। यही तो एक डिस्काउंट रेट होता है। जब हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल बजटिंग लगाते हैं तो वहां आईआरआर की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। चलिए नेक्स्ट चलें। आइए सर क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 होगा ना, हाँ 8, क्वेश्चन नंबर 8 में। हाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान में दीजिएगा। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट जो है फॉल्स है भैया? कौन सा? देखिए, कैपिटल मार्केट इज ए मार्केट ऑफ फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। बिल्कुल बात सही है। कैपिटल मार्केट होता था किसके लिए? सर लॉन्ग टर्म के लिए और मीडियम टर्म के लिए। और मनी मार्केट किसके लिए? सर शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए। नहीं, शॉर्ट टर्म वहां पे हम क्या करते थे? शेयर का परचेज और शेयर ये सेल्स करते थे। तो ये तो सही है, यानी कि फॉल्स ये नहीं, ये तो सही है, तो इसको छोड़ दो। कह रहा है जीडीआर इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय यूएस बैंक। ऐसा है? नहीं सर, जीडीआर होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, जो इशू किया जाता है आपके होल वर्ल्ड के द्वारा एक्सेप्ट यूएस। यूएस में होता है जो, उसको बोलते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। ठीक है, चलिए तो ये हो गया गलत। ठीक है, चलिए तो इसके लिए ये आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। आई, ये देखिए मैंने लिख भी दिया है, एडीआर फॉर यूएस अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, द बेसिक प्रीमाइस ऑफ एमएम अप्रोच इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस। तो एमएम अप्रोच का बेसिक प्रीमाइस क्या होता है? तो बेसिक प्रीमाइस आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला? असिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन। क्या बोल रहा है? असिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन। नहीं सर, सिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन होता है, ये तो गलत हो जाएगा। तो ए जिसमें है उसको हटा दीजिए। अब बच्चा बी सी ई और सी डी, तो सी और ई कॉमन था, और हमको क्या देखना है आगे? बी और डी में कौन सही है? तो कह रहा है इफिशिएंट कैपिटल मार्केट। हाँ ये तो बिल्कुल सही है। तो बी सी और ई आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बाकी देखना भी नहीं पड़ेगा, फिर भी देख लीजिए। इन्वेस्टर रैशनल है, बिल्कुल सही है। डाइवर्स बिजनेस रिस्क प्रोफाइल है, ये भी सही है। 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो, भाई कहां बोला है? एमएम अप्रोच तो डिविडेंड पे करने की बात ही नहीं किया है ना। ये बोला कि डिविडेंड पे करने की जरूरत नहीं है ना जी। चलिए तो ये आपका गया आंसर, बी सी और ई हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर चलें 10 में। जी सर बिल्कुल, चलिए क्या कह रहा है ध्यान से दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द पे बैक पीरियड इज एडवाइज्ड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। भाई साहब कहां इन्वेस्टमेंट के लिए? तो जब पे बैक पीरियड की बात करते हैं तो शॉर्टेस्ट पे बैक पीरियड की बात होती है। किसकी बात होती है? शॉर्टेस्ट, कि सबसे कम टाइम में हमको रिटर्न कौन ला के दे देगा। ठीक है, चलिए अगर बात करें ओवर लिवरेज्ड बिजनेस है, मतलब डेट में डूबा हुआ बिजनेस है, तो हमको सोचने की जरूरत है ना। अगर यहां पे इवैल्यूएशन करने की जरूरत है कि भैया मेरा रिटर्न कब आ पाएगा, नहीं आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, है ना।
वो चीज आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। तो ओवर लिवरेज्ड बिजनेस है मतलब डेट में, कर्ज में डूबा हुआ बिजनेस है, तो भाई यहां हमको इन्वेस्टमेंट करना जरूरी नहीं है, मतलब इसमें नहीं करना चाहिए। तो एक तो यहां हमको देखना की जरूरत है, इवेल्युएट करने की जरूरत है। दूसरा कैश रिच बिजनेस में, इसमें क्या के लिए जरूरत, जहां पे कैश रिच बिजनेस इसमें हमको इवेल्युएट करने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं, है ना। चलो तो ये नहीं होगा। उसके बाद है अनसर्टेन मार्केट कंडीशंस। अनसर्टेन मार्केट कंडीशंस है, जहां मार्केट सर्टेनिटी नहीं है, तो वहां तो भैया हम इवैल्यूएशन करेंगे इन्वेस्टमेंट का कि मेरा क्या होगा, रिटर्न हम मेरा ज्यादा आएगा या नहीं आएगा, तो ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद स्टेबल मार्केट कंडीशंस, तो स्टेबल मार्केट कंडीशंस तो नहीं है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ए और सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। आइए सबसे पहले बात करें क्वेश्चन नंबर 11 का, तो कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग फाइनेंस चॉइसेस इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस सजेस्टेड बाय द पकिंग ऑर्डर थ्योरी। अरेंज द फॉलोइंग फाइनेंस चॉइसेस इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस सजेस्टेड बाय पकिंग ऑर्डर थ्योरी। तो भैया क्या पकिंग ऑर्डर थ्योरी का पहले क्या बोला, क्या कहानी कहा, इसने बोला कि सबसे पहले हम अपने री इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, जो खुद का है उससे, फिर उसके बाद अगर फिर क्या करेंगे सर, फिर हम लेंगे डेट, और फिर जब होगा नहीं होगा तब हम लास्ट में नया शेयर इक्विटी करेंगे। तो पहले री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग्स ए, फिर है सी और फिर बी। ए सी बी किसमें भैया, सेकंड नंबर में, तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट, in order to calculate the capital adequacy ratio the banks are required to take into consideration which of the following risk। ओके देखिए ये एक्चुअली बैंक का क्वेश्चन है, ये मिस्टेक से इसमें दे दिया गया है, लेकिन देख लीजिए बैंक की बात करें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की, तो ये तीनों है, क्रेडिट रिस्क भी, मार्केट रिस्क भी और ऑपरेशनल रिस्क, तीनों का तीनों रिस्क मेजर किया जाता है। चलिए अगर कहें क्वेश्चन नंबर 13, आइए देखते हैं। कह रहा था शट डाउन रेफर्स टू कंप्लीट सेशन और क्लोजिंग डाउन ऑफ द बिजनेस, इट इन्वॉल्व्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। शट डाउन का क्या मतलब हुआ, क्या बोल रहा है, शट डाउन का क्या मतलब हुआ, ये ना। चलिए देखते हैं, कह रहा है नो बाइंग और नो सेलिंग, बिल्कुल सही है, कोई गलत बात नहीं है ना। नो मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल, नो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब शट डाउन, नहीं नहीं नहीं, नो मैन्युफैक्चरिंग का ऐसा थोड़ी है कि मान लो आज मेरे यहाँ मेट्रो मटेरियल नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे तो शट डाउन तो नहीं होगा। तो दो कहां है देख लो, दो जहां है वो तो गलत होगा, यहां भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, आंसर एसी में निकल के चला आया। देखो फिर भी पढ़ लो, कह रहा है कि शिफ्टिंग ऑफ बिजनेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि हमने बिजनेस को शट डाउन कर दिया है। उसके बाद क्या है, एसेट टू बी सोल्ड और डिस्पोज्ड ऑफ, तो भी रिटर्निंग कैपिटल टू ओनर्स, तो ये भी, तो भाई साहब याद रखिएगा, शट डाउन रेफर्स टू द कंप्लीट सेशन और क्लोजिंग डाउन ऑफ द बिजनेस, इट इन्वॉल्व्स, ये इसमें क्या क्या आएगा, ये सारा चीज आ जाएगा, है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए एक मिनट, क्वेश्चन शटडाउन का तात्पर्य व्यवसाय की पूर्ण समाप्ति, बंद होने से, इनमें क्या शामिल है। ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट रुकिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला था। क्या था, देखिए ये कह रहा है कि जब शट डाउन करने की बात आ रही है या पूरी तरीके से बिजनेस कोई शट डाउन हो रहा है, तो उसमें कौन कौन से चीजें जो है वो निभाएंगी, रोल प्ले करेंगी। तो सबसे पहला क्या था भैया, नो बाइंग और सेलिंग। अगर किसी बिजनेस में बाइंग और सेलिंग बंद है, इसका मतलब बिजनेस बंद हो चुका है। नो मैन्युफैक्चरिंग, पूरी तरीके से अगर मैन्युफैक्चरिंग बंद है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, यहां पे अगर ये लिखा रहता ना 1 डे मैन्युफैक्चरिंग शट डाउन या फिर 2 डे, तो नो मैन्युफैक्चरिंग लिख दिया, इसका मतलब पूरी तरीके से बंद है, तो ये तो होगा। शिफ्टिंग ऑफ बिजनेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसका मतलब क्या हुआ कि एक बिजनेस, एक जगह से बिजनेस दूसरी जगह ले गए, इसका मतलब बिजनेस बंद नहीं हुआ, बिजनेस अभी भी चल रहा है, यानी कि तीसरा नंबर पे ये गलत होगा इसके लिए। क्लोजिंग डाउन इसका मतलब नहीं होता है। एसेट्स टू बी सोल्ड डिस्पोज, ये हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल सही, एसेट को सोल्ड कर दिया, ये कर दिया, इसका मतलब बिजनेस बंद। रिटर्निंग कैपिटल टू ओनर्स, ये भी, तो आंसर क्या, तीसरा वाला छोड़ के बाकी सब होगा, ये छोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा पहला। ध्यान से इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, है ना, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो क्या होगा, ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड क्या होता है भैया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, यही है ना। नहीं नहीं नहीं, ARR में ये थोड़ी है, एक मिनट, ये तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, ये डी का होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ डी का होगा ये। ARR मतलब होता है एवरेज इनकम बटा एवरेज इन्वेस्टमेंट। पेबैक पीरियड क्या हुआ सर, इन्वेस्टमेंट बटा एनुअल कैश फ्लो, और एनपीवी हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, यानी कि हो जाएगा ए का 3rd, बी का 4, सी का 1, डी का 2, यानी कि दूसरा नंबर, है ना जी।
चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट है भाई साहब ट्रू है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है द पेबैक पीरियड मेथड कंसीडर ऑल कैश फ्लो। क्या बात कर रहे हो यार, पेबैक पीरियड कभी भी सारे कैश फ्लो को कंसीडर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 2.5 लाख रुपए करके मैं मुझे 5 साल में आने हैं, तो जैसे ही चौथा साल कंप्लीट होगा ना, पैसा उसका वापस आ जाएगा, अपना बोलते हैं ना उसको कि मूलधन वापस आ जाएगा। तो भैया प्रॉफिट से कैश फ्लो कभी भी पेबैक पीरियड मतलब नहीं रखता है। तो ये तो भाई गलत है, ये नहीं होगा। तो ए वाला गलत कर दीजिए। ए वाला कितना कितना, ये भी गलत, ये भी गलत। अब बी तो कॉमन है, भी पढ़ना भी नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लो। द पे बैक पीरियड मेथड कंसर्न मोर विद द रिकवरी कॉस्ट देन प्रॉफिटेबिलिटी। ये बात बिल्कुल सही है, यही तो बात मैं अभी कह रहा था कि रिकवरी से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान देता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू रिप्रेजेंट्स नेट एडिशन टू द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। ये भी बात बिल्कुल सही है, ये बी और सी दोनों सही होगा। डी क्या बोल रहा है, एआरआर मेथड इनकॉर्पोरेट रिस्क टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसको कंसीडर नहीं करता। तो बी और सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी और सी आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक दो क्वेश्चन अगर गलती से रिपीट हो गया तो लोड नहीं लेना है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं है। चलो कोई अकॉर्डिंग टू हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंटेनेंस फैक्टर। कौन सा मेंटेनेंस फैक्टर नहीं है? तो मेंटेनेंस फैक्टर देख लेते हैं। मेंटेनेंस फैक्टर वो फैक्टर इसके बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता। नहीं, मेंटेनेंस फैक्टर कौन सा फैक्टर जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, है ना। चलो तो ये क्या है, एफिलिएशन। यहां देख लो कौन सा मेंटेनेंस फैक्टर है, ये देखो, ये मोटिवेशन फैक्टर, ये हाइजीन फैक्टर, है ना। तो देख लो रिकॉग्निशन क्या है जी, एफिलिएशन एक्सेप्टेंस, तो ये नहीं है, मेंटेनेंस फैक्टर नहीं है ये मेंटेनेंस फैक्टर है। स्टीम स्टेटस, ये स्टीम और स्टेटस ये जो है मेंटेनेंस फैक्टर नहीं है। ये कौन सा फैक्टर है सर, ये सब मोटिवेशनल फैक्टर है। नहीं, स्टेटस वेटेस्टर वाला बात, बाकी सब जो सारा है वो मेंटेनेंस फैक्टर है। चलिए नेक्स्ट चले जी सर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कह रहा है मोटिवेशन फोर्स और लेवल ऑफ एफर्ट इज नॉट टू सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस इज प्रोपाउंडेड बाय। कौन दिया भैया, इसको बोलते हैं पॉटर लॉरर मॉडल। पॉटर लॉरर मॉडल क्या कहा है, ये ध्यान से देखिएगा। ये देखिए इन्होंने कहा इफर्ट, परफॉर्मेंस, रिवॉर्ड, और इन तीन को मिला के मिलेगा क्या, सेटिस्फैक्शन, है ना। इफर्ट, रिवॉर्ड, सेटिस्फैक्शन, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मोटिवेशन। इक्वल टू मोटिवेशन, हम लोग क्या मिल जाएगा, मोटिवेशन मिल जाएगा। और इफर्ट को एक्सपेक्टेंसी से डिनोट किया गया है, परफॉर्मेंस को इंस्ट्रूमेंट से और बैलेंस को रिवॉर्ड से। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो विलियम ऑची, जेड डगलस मैकग्रेगर, एक्स एफ्रेडिक हर्ट्जबर्ग हाइजीन थ्योरी, है ना, और एच मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी। तो एक का थर्ड है ना, बी का 1, तो आ गया थर्ड नंबर। क्या आ गया, थर्ड नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग, हर्ट्जबर्ग वाला में क्या बोल रहा है, हर्ट्जबर्ग आर एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद द कंडीशन सराउंडिंग दी जॉब। तो जॉब के सराउंडिंग में कौन सा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, उसको हाइजीन फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस फैक्टर, हाइजीन फैक्टर्स या फिर मोटिवेटिंग फैक्टर्स। तो हाइजीन फैक्टर्स कोई मेंटेनेंस फैक्टर का आ गया है जिसके बिना आप जॉब कंडीशंस में रह नहीं सकते। सैलरी, आसपास की सराउंडिंग की चीजें, जैसे पंखा खराब हो तो ये सारा चीज है ना, एनवायरमेंट वाला चीज, तो उसको हाइजीन फैक्टर कहा गया है। क्या कहा गया है, हाइजीन फैक्टर। चलिए कह रहा है रीअरेंज स्टेप्स ऑफ मास्लो ऑफ नीड हायरार्की थ्योरी। मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी को रीअरेंज करिए। तो आ जाइए, सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड पहला नंबर, है ना। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद आ गया सेफ्टी नीड्स, सेफ्टी के बाद बिलोंगनेस या लव नीड्स, उसके बाद सेल्फ स्टीम, और फिर सेल्फ एक्सोलेशन, यानी कि सबसे पहले बी। तो बी तो एक ही में, सबसे पहले सी में, तो आंसर हो जाएगा सी। चलो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंटेंट थ्योरी। कंटेंट थ्योरी कौन सा है भैया, आप बताइए, आइए देख लीजिए। कंटेंट थ्योरी में क्या आता है, मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी, हर्ट्जबर्ग मोटिवेशन, मैक्लेयर नीड थ्योरी, अर्ज थ्योरी। तो यहाँ पे है अर्ज थ्योरी, देखो अर्ज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये क्या हो गया, कंटेंट थ्योरी। प्रोसेस थ्योरी में क्या है, रूम्स एक्सपेक्टेंसी, एडम्स इक्विटी, गोल सेटिंग और रीइंफोर्समेंट थ्योरी। चलिए कह रहा है व्हाट इज द ERG स्टैंड फॉर। ERG क्या मतलब होता है, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23rd में, which of the following is a need that motivates human behavior as per the मैकक्लेन मोटिवेशन थ्योरी। तो इसको बोलते हैं पावर पा थ्योरी, मैकक्लेन का पा थ्योरी, पावर, एफिलिएशन और अचीवमेंट, यानी कि डी, ऑल ऑफ दी अबव, आंसर हो गया। चलिए अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस, एक्सपेक्टेंसी एंड इंस्ट्रूमेंट फैक्टर्स। तो इसको बोलते हैं, ये सारा चीज मिला के क्या देता है, मोटिवेशन। अभी बताया था ना ऊपर
एफर्ट इनटू ये क्या बोलते हैं वैलेंस टू एक्सपेक्टेंसी टू इंस्ट्रूमेंट इक्वल टू मोटिवेशन, ये सारे मिला के हमको देते हैं मोटिवेशन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। कह रहा है विच थ्योरी ऑफ मोटिवेशन सजेस्ट दैट पीपल आर मोटिवेटेड टू रिड्यूस आवर टेंशन, रिड्यूस द टेंशन क्रिएटेड बाय द इनकंसिस्टेंट बिलीफ और एक्शंस। ठीक है, प्रेरणा का कौन सा सिद्धांत बताता है कि लोग असंगत विश्वासों या कार्यों द्वारा उत्पन्न तनाव को कम करने के लिए प्रेरित हैं? इसको बोलते हैं हम लोग कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, ये देखिएगा क्या कह रहा है। कॉग्निटिव डिसोनेंस इज एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दैट अकर्स इन अ पर्सन व्हेन दे होल्ड टू कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ साइमल्टेनियसली। अगर दो लोग अलग अलग बिलीफ बना के रखेंगे किसी एक जगह पे, तो वो उसको क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। ठीक है, जैसे सिंपल सी बात है, अगर इसमें ये थ्योरी कहना चाह रहा है कि मान लो कोई सिगरेट पीता है, ठीक है, वो जानता है कि उसके लिए वो खराब है, लेकिन फिर भी वो पी रहा है, तो यहाँ उसको उस तरह की थ्योरी को कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी बोलते हैं कि हमको सामने वाले की बात पता है, फिर भी हम उस चीज को कंज्यूम करे जा रहे हैं, उस चीज को एक्सेप्ट करे जा रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। चलो, कह रहा व्हाट इज द लिकर्ट सिस्टम ऑफ लीडरशिप प्राइमरली फोकस्ड ऑन। भाई साहब, लिकर्ट सिस्टम ऑफ लीडरशिप की अगर हम बात करें तो वो बात करता है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप की। किसकी बात करता है? प्राइमरी फोकस किस पे? पार्टिसिपेटिव लीडरशिप पे। ये देखो, अगर क्या बोल रहा है, रेंसिस लिकर्ट ने 4 तरह की बात करी। क्या क्या? एक्सप्लोटेटिव, बेनेवोलेंट, कंसल्टेटिव और पार्टिसिपेटिव। देखो, अगर मैं बात करूं पार्टिसिपेटिव की, तो लीडर वहां ट्रस्ट करता है अपने सबऑर्डिनेट को, है ना, कंप्लीटली पूरी तरीके से, और सीक्स एंड एक्ट देयर आइडियाज एंड इन्वॉल्व्स देम इन सेटिंग गोल्स। तो मतलब यहां पार्टिसिपेटिव में पार्टिसिपेशन लेता है, पार्टिसिपेट करता है, तो इसीलिए इसको बोला गया क्या सर? इसीलिए इसको बोला गया पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। चलो, उसके बाद अभी और आएंगे, आगे पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कह रहा है इन द लिकर्ट सिस्टम विच लीडरशिप स्टाइल इनकरेज ओपन कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन लीडर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। तो ओपन अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो फिर से यहां से समझो, ओपन कम्युनिकेशन की भी पार्टिसिपेटिव ग्रुप में ही होता है, क्योंकि जब लीडर उस पर पूरी तरीके से ट्रस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मेरे ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट करते हो और आप मुझ पर भरोसा करके आगे लाइक शेयर ये सब करते हो, तो भैया मैं भी अपना एफर्ट लगाऊंगा। तो उसी तरीके से लीडर्स जब ट्रस्ट करता है सबऑर्डिनेट पे, तो भैया ओपनली बात कर पाएंगे। आप भी मुझे बोलोगे सर ये चीज पढ़ाइए, मैं भी पढ़ा दूंगा आपको, तो ये बात ध्यान में रखिए, इसलिए इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिव ग्रुप। तो क्या बोलते हैं? पार्टिसिपेटिव ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ लीडरशिप फोकस्ड ऑन। ठीक है, ये फोकस करते हैं कि ये व्हाट इफेक्टिव लीडर्स डिड, कि प्रभावी नेताओं ने क्या किया, इस पे फोकस करते हैं। क्या करते हैं? व्हाट इफेक्टिव लीडर्स डिड। अब आ जाइए, कह रहा है अकॉर्डिंग टू लेंसिस लिंकर्ट leadership theory, which leadership style is characterized by a high degree of trust and collaboration between leaders and employee। तो high degree of में system 4 system number 4 में ये बात देखने को मिलता है, complete trust going based on participative improvements। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि पूरा का पूरा ट्रस्ट जो है, अगर हम लेंसिस लिंकर्ट मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो सिस्टम नंबर 4 जो है उसमें हमको पूरा का पूरा ट्रस्ट देखने को मिलता है। किसके बीच में? लीडर और सबऑर्डिनेट के बीच में। ये बात ध्यान में रखिएगा। कह रहा है अकॉर्डिंग टू मैकग्रेगर थ्योरी ऑफ एक्स, एम्प्लॉय जनरली बिलीव इज टू। क्या? एक्स थ्योरी लेजीनेस का प्रतीक है, एक्स, और वाई थ्योरी में एक्स नेगेटिव एस्पेक्ट्स और वाई पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। तो भैया सेल्फ मोटिवेटेड नहीं, लेजी एंड हाँ, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेजी और अनमोटिवेटेड। ये बात समझ में आ गई? जी सर। लीजिए अब ये 30 क्वेश्चन। अब जो है हम लोग अगले दिन से अकाउंट्स वगैरह के क्वेश्चंस जो हैं, बीएसटी वगैरह के क्वेश्चंस भी शुरुआत करेंगे। नहीं जी, फिर इसको मिक्स करके हम लोग पढ़ेंगे, हाँ ना जी? जी सर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।